तो यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है 2026 में, जुलाई उलाई में है। तो उसके हम आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो जिसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही 100%। तो बहुत आसान तरीका है, बस इसको आपको पढ़ना है और रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बस पढ़ना है और समझना है। एक बच्चे को लेकर, अपने सामने एक बच्चे को लेकर इमेजिन करना और उसको समझना, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो 60 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाएं मतलब जो छोटी कक्षाएं होती हैं, उनमें शिक्षण की कौन सी खेल विधि आधारित होती है। तो उसमें मतलब खेल विधि का आधार क्या होता है। खेल विधि का आधार होता है बालक का विकास करना। खेल के द्वारा वो अपना शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक विकास भी करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। मतलब बालक अपना विकास भी कर रहा है और बुद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मतलब खेल विधि के द्वारा बालक अपना विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास दोनों करता है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो प्रायः बच्चों में हो जाती है। तो ये किससे संबंधित है। ये पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो पठन विकार से संबंधित है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो विशेष रूप से मतलब जो बच्चे थोड़ा हट के होते हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, तो उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे करना चाहिए हमको। तो हमें उनकी शिक्षा का प्रबंध ऐसा करना चाहिए ताकि उन्हें फील ना हो कि वे दूसरे बच्चों से कम है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनको सभी बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। मतलब उनको अलग क्लास नहीं देनी चाहिए, या उनको ऐसा फील ना हो कि वो अलग हैं। तो उनको सभी बच्चों के साथ बैठाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ हमको उनको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या। अधिगम का मतलब होता है सीखना और अभिप्रेरणा का मतलब होता है प्रेरित करना या मोटिवेशन देना। तो इसमें अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या काम करती है। सीखने के काम में तुम कोई काम सीख रहे हो, उसमें तुमको कोई प्रेरणा दे दे, अभिप्रेरणा दे दो, तो तुम्हारे लिए क्या होगा। तो वह काम हमारे लिए नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जो अभिप्रेरणा होती है, यदि मैं कुछ सीख रहा हूँ तो किसी ने मुझको अभिप्रेरणा दे दी या मुझे प्रेरित कर दिया, तो मेरे उसमें मेरे काम में और रुचि में सृजन का मतलब बढ़ावा होगा। तो चौथे का ऑप्शन है नए सीखने वाले में अधिगम की रुचि का सृजन करता है अभिप्रेरणा। पांचवा क्वेश्चन है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 के एक है न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, पहला ऑप्शन है क्या करना चाहिए। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीजे के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, और ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 का कोई न्यून दृष्टि बाधित दृष्टि वाला बच्चा है तो उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ताकि उसे लगे कि वो भी एक सामान्य बालक है, और उसको समझाने के लिए ऑडियो सीडी की जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑडियो सीडी का मतलब उसकी दृष्टि कमज़ोर है तो वो सुन तो लेगा ही ना, अच्छे से कुछ देख नहीं पा रहा है तो सुनेगा तो है ही। तो उसको ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए और उसको एक सामान्य बच्चे की तरह बर्ताव करना चाहिए। हमारा पांचवा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। श्यामपट्ट में क्या करते हैं। श्रव्य साधन सुनते हैं, गलत। दृश्य साधन देखते हैं, सही। दृश्य श्रव्य साधन सुनते और देखते हैं, गलत। तो इसमें श्यामपट्ट में क्या करते हैं, श्यामपट्ट में केवल लिखा जा सकता है और उसको हम देख सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है हमारा दृश्य साधन। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित, शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और उपरोक्त सभी। शिक्षण कुशलता का मतलब हमारे अंदर कौन कौन से शिक्षण के गुण हैं। तो श्यामपट्ट पर लिखना भी एक शिक्षण कुशलता हो गया, प्रश्नों को हल करना भी एक शिक्षण कुशलता हो जाता है, और प्रश्न हम पूछते हैं वो भी एक शिक्षण कुशलता हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए।
कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। भाई, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है उसको बाद में शिक्षक से मिलने की क्या ज़रूरत है? गलत। दूसरा कह रहा है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित। अरे, जब वो प्रश्न पूछ रहा है तो वो कक्षा चर्चा में भाग क्यों लेगा? ये भी गलत। तीसरा सही लग रहा है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि बच्चा प्रश्न पूछने की उसमें हैबिट आ रही है तो उसको हमको प्रोत्साहित अभिप्रेरित करना है कि भाई तू भी और क्वेश्चन पूछ। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ये तीसरा नंबर है। 9 नंबर है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन का मतलब बालकों का बगीचा। इसको किसने दिया था? इसको दिया था फ्रॉबेल ने। ये हमारे याद करने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप अलग से नोट भी कर सकते हैं या इसी में रिवीजन मार सकते हैं बार बार। तो ये चीज़ हमको याद करने वाली है, और इसके पहले के सारे क्वेश्चन जो 8 थे वो हमको सेंस ऑफ ह्यूमर से सोचना है। एक बालक को सामने रखकर सोचना है तो उसके सारे आंसर अपने आप निकल आएंगे। लेकिन ये 9 नंबर इसको हमें याद ही करना पड़ना। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? फ्रॉबेल ने दी थी। अगला हमारा 10 नंबर है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? एक विद्यालय, हमारा बच्चा है, एक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं अभिभावक हूँ और मैं विद्यालय नहीं जाता तो वहाँ का टीचर मेरे लिए क्या करेगा? बच्चे की उपेक्षा करेगा। गलत। बच्चे की भी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इससे बच्चे के मन में गलत व्यवहार जाएगा। अभिभावक को लिखेंगे। गलत। आप उनसे मिलने स्वयं जाएंगे। टीचर का क्या कर्तव्य होगा कि वो बच्चे के पिताजी से, अभिभावक से मिलने स्वयं जाएगा। बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। गलत। बच्चे को कोई दंड नहीं दे सकता। उसमें वो क्या करेगा कि वो स्वतः जाएगा अभिभावक के घर और उससे पूछेगा कि जो भी उसके कार्य हैं या जो भी पूछना है वो जाके अभिभावक के घर जाके पूछेगा। लेकिन इसमें बच्चे की ना उपेक्षा करेगा ना बच्चे को दंड देगा। ये तीनों काम नहीं कर सकता शिक्षक। 10 नंबर हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि। तो इसका ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाता है कि बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है और परिवर्तन होते हैं बचपन में। तो ये एक अनूठी अवधि है बचपन। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? पहला ऑप्शन है, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वो उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा ऑप्शन है, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान चिन्हों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि एक परीक्षण होने वाला है कक्षा 5 में, तो शिक्षक अपने बच्चे को क्या परामर्श देंगे? भाई, हमारे क्लास में परीक्षा होने वाली है, किसी कोई एग्ज़ाम लेने आ रहा है मान लो, तो हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि, या हम तो ये तो करेंगे नहीं कि बच्चे को बोलना कि बहुत अच्छा, हम बच्चों को बोलेंगे नहीं कि बहुत अच्छा परीक्षण करो, हम उसको सिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को हम अभ्यास कराएंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा उनका हम डेटा कलेक्ट करेंगे और बच्चों को अभ्यास कराएंगे बार बार, ताकि बच्चा उस चीज़ को गलत ना करे। 13 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित मतलब एक ऐसा घर जिसमें मतलब कोई नियम कानून नहीं है या कुछ ऐसी पर सुविधा नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव किस में करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो वो स्वतंत्र अध्ययन में
मतलब सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करे, क्योंकि वो असंगठित घर से आ रहा है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से नहीं देख पाएगा, तो वो उसको स्वतंत्र अध्ययन में सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो हम क्या, हमारा क्या रहेगा, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी प्रकार अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। अरे भाई, उसके अभिभावक को तो पता ही होगा ना कि उसका बच्चा बुद्धिमान है कि नहीं बुद्धिमान, क्योंकि वो तो उसका उसके घर में रहता है, उसके घर आता जाता, पढ़ता लिखता सब कुछ करता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चा को देखेंगे, बच्चा बुद्धिमान है तो हम उसको और अभिप्रेरित करेंगे कि वो और अच्छा बन जाए और टैलेंटेड बन जाए। तो हमारा इसमें ऑप्शन ऑप्शन सही है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे हम उसी प्रकार अनुप्रेरित करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? यदि मतलब कि कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं और उनका अध्ययन में मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। गलत, हम उनके अध्ययन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। गलत, ये भी सही नहीं है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। नहीं, ये भी नहीं कर सकते। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण बताएंगे, चीज़ें बताएंगे। तो ये हम कर सकते हैं कि हम बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सवाल बताएं, उनके रुचि के अनुसार उनको मतलब आंसर करें, तो बच्चा खुद ही अपने आप रुचि लेने लगे। तो उन्हें हमें रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे तो बच्चा खुद ही अपने आप सीखने लगेगा, पढ़ने लगेगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 16 नंबर है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने शुरू कर देता है, कहा जाता है। वह स्तर जिसमें मतलब बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? संवेदन प्रवणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार होता है। तो जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, उस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है और अपना तार्किक दिमाग लगाने लगता है, इधर उधर की बात, खुरापाती दिमाग उसके मन में आने लगता है। कक्षा 11 के हिसाब से कक्षा बालक जो है कक्षा 5 या 6 में होता है, तो उसका दिमाग तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, और ये आयु होती है 7 से 11 वर्ष की। 17 नंबर है हमारा क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बच्चों के 4 बौद्धिक विकास के कौन से स्पष्ट स्तर को पहचाना गया है? अब ये हमारा याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम याद करेंगे। तो इसको है, पहला ऑप्शन है कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजे द्वारा। तो पियाजे ने ही तो दिया था ना 4 अवस्थाएं, मूर्त, अमूर्त, इस तरह की 4 अवस्थाएं दी। तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन। ये 4 ऑप्शन है। जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उसमें अभिभावक की कौन सी भूमिका होनी चाहिए? तो अभिभावक ही कहते हैं ना कि अभिभावक ही सबसे पहले उसका टीचर होता है, तो अभिभावक की सबसे पहले भूमिका होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो गया अग्रसक्रिय। 19 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो बच्चा का संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है उसका बुद्धि वाला विकास, खेल का विकास, शारीरिक विकास हम खेल के मैदान में परिभाषित कर सकता है बच्चा,
ऑडिटोरियम में अपने बोलने के गुण को विकसित मतलब बताया दिखा सकता है कि मैं कैसा कर सकता हूँ। लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बालक कक्षा और विद्यालय में ही कर सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, तो इसमें क्या भरा जाएगा आगे? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में विवेचित किया जाता है, गलत। शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी गलत। तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थियों द्वारा जब छात्र मतलब टीचर से वार्तालाप करके प्रश्न पूछते हैं तो इसको अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। मतलब जब विद्यार्थी छात्र टीचर से क्रियाकलाप करते हैं तो इसे हम विवेचित कर सकते हैं अनुप्रेरित शिक्षण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन है सी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। 21 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए। तो रुचि बनाए रखने के लिए रुचि, अब भाई मतलब पढ़ाना भी है तो कहानी तो सुना नहीं सकते कि भाई कहानी सुनाएंगे तो हमारी पढ़ाई तो चौपट होगी ना। तो हमको बीच बीच में बालकों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए, तो बालक के अंदर भय भी बना रहेगा और रुचि भी बनी रहेगी। तो बालक पूरी तरह से क्लास में सक्रिय रहेगा और सीखेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया प्रश्न पूछना। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए क्यों टाइम दिया जाता है? आधा घंटे का लंच होने के बाद आधा घंटा का और समय दिया जाता है कि बच्चे खेलें भी थोड़ा। तो यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, गलत। यह समय बिताने में सहायक होगा, गलत। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, या यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना दिमाग लगाओ आप लोग। अब शारीरिक रूप से सशक्त बनना होगा तो वो अपने घर में भी तो खेल सकता है। यहाँ वो खेल के द्वारा सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। बच्चा अकेले तो खेलता नहीं, चार लोगों के साथ खेलेगा तो सहयोग होगा, सीखेगा, संतुलन बनाएगा बच्चों के साथ। तो सहयोग एवं संतुलन का विकास कर होता है, इसलिए विद्यालय में खेलना उचित माना जाता है। परिवार एक अनौपचारिक साधन है, औपचारिक शिक्षा है, गैर औपचारिक शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होती है ऐसी शिक्षा जो हमको कहीं से भी मिल जाए, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हम एक निश्चित स्थान से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारा विद्यालय हो गया, हमारी संस्थाएं हो गई, हमारे प्रशिक्षण केंद्र हो गए, ये औपचारिक शिक्षा हो गई। गैर औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि हम कहीं से भी शिक्षा हमको कोई भी दे रहा है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब है ऑनलाइन शिक्षा जो हमको दूर से मिलता ही है। तो परिवार एक कैसा साधन है? परिवार एक अनौपचारिक साधन है, क्योंकि इसमें भी हम क्या सीख रहे हैं कोई वो नहीं रहता, लेकिन हम कहीं से भी सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। एक जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। क्या करके करता है? महान व्यक्तित्वों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो ज्ञान देना तो सभी के लिए आसान होता है, तो महान व्यक्तित्व के बारे में बोलकर चाहे टीचर कितना भी समझा ले सभी बच्चे नहीं समझेंगे। तो ये ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, अनुशासन चाहे जितना दिला दो बच्चे नहीं मानेंगे। तीसरा ऑप्शन हमको सही लग रहा है कि आदर्श रूप में बर्ताव करके, यदि टीचर खुद आदर्श बर्ताव करेगा, पढ़ाते समय आदर्श बर्ताव करेगा, हर चीज़ में करेगा, तो बच्चा उस चीज़ को ज़रूर सीखेगा कि मेरा टीचर जब अच्छा है तो मैं क्यों ना अच्छा बनूं।
तो आदर्श रूप में बर्ताव करके एक शिक्षक जो है विद्यार्थी के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, गलत। कक्षा में समानुवर्ती होना, गलत। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये सबसे शिक्षक का महत्वपूर्ण काम है। सारे काम छोड़ दो, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक बालक है जो अति सक्रिय मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी बालक है, बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत जल्दी हर चीज़ समझ रहा है, उसको हम कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो पहला ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बालक जो अति सक्रिय है मतलब ये, तो उसको हम क्या करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को काम देंगे, ताकि वो जो क्लास में शिक्षण हो रहा है उसको शिक्षण अध्ययन को बाधित ना करें और वो थोड़ा व्यस्त रहे। क्योंकि अति सक्रिय है तो इसको हम श्यामपट्ट आदि साफ करने को दे देंगे। उसको पंक्ति में बैठाएंगे और कड़ी नज़र रखेंगे, तो ऐसे में टीचर का भी टाइम वेस्ट होगा। उसे कक्षा में कोने में बैठने की निर्धारित जगह करेंगे तो बच्चे के मन में हीन भावना आएगी कि देखो मुझको किनारे बैठा दिया। तो अगर हम उसे काम में मतलब लगाए रहेंगे तो काम भी एजुकेशन से संबंधित, शिक्षण से संबंधित होना चाहिए, तो उसे हम श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए काम दे देंगे, तो वो उसी में सक्रिय रूप से भिड़ा रहेगा, काम करेगा और सीखने में उसकी वैसे भी अति सक्रिय है तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। 27 नंबर है, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति, पृथक पृथक समजातियों समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजाति के व्यक्तियों के जो बच्चे आते हैं उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसा उसका अभिभावक होगा वैसा उसका बच्चा होगा, ये नॉर्मल सी बात हो गई। 28 नंबर क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करोगे? हमारी कक्षा में दो मंदबुद्धि बालक को बैठाने के लिए बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। गलत। एक टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, भले वो बच्चा मंदबुद्धि हो या अति सक्रिय बच्चा हो। दूसरा ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ये भी नहीं कर सकते, गलत। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ये कर सकते, ये एक टीचर का गुण होता है बच्चे को कठिनाइयों को दूर करना। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तकनीक सीखेंगे ताकि हम उस बच्चे को भी अपना सकें और उसको भी अच्छी शिक्षा दे सकें। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, उसका अर्थ है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षा देने की ज़रूरत ना पड़े। गलत। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। गलत। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल राइट। एक शिक्षक को क्या चाहिए, साधन संपन्न का मतलब होता है ज्ञान संपन्न। उसके पास सारे वो टैलेंट होने चाहिए, सारे वो सामग्री होनी चाहिए जिससे वो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल कर सके। तो ये शिक्षक का एक साधन संपन्न होना चाहिए। तो ये हमारा 29 का सी नंबर सही है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी सही है हमारा ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन हमको याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये चीज़ें हमको याद करने वाली, इसको हम याद नहीं करेंगे तो ये हमारा भूल जाएंगे। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, इसको वुडवर्थ ने कहा था। 32 नंबर है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलोकों का अध्ययन मूल्यांकन, कक्षा निष्पादन निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो जो शैक्षिक विकास में है, जो हमारे मूल्यांकन का अर्थ है कि बालक को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसका ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन सही आंसर है। 33 नंबर है पूर्वाग्रह किशोर किशोरी अपने समस्या के प्रति कठोर होते हैं, जीवन शैली के प्रति कठोर होते हैं, संप्रत्य के प्रति कठोर होते हैं, या वास्तविकता के? जो पूर्वाग्रह किशोर किशोरी होते हैं वो अपने समस्या के प्रति कठोर हो जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने की? हिलहॉर्ड ने, स्टोक ने, हरलॉक ने, पियाजे, जो जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए नहीं थे पहला था संवेदी पेशी, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसको किसने दिए थे? पियाजे ने दिया था, जीन पियाजे ने। जिसमें संवेदात्मक जो गामी अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक जो होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है, मूल संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक वो 11 से 15 वर्ष होती है। ये इसको किसने दिया था? इसको हमको जीन पियाजे ने दिए, तो इसमें हम देखते हैं जीन पियाजे ठोक देंगे। 34 नंबर हो गए। 35 नंबर क्वेश्चन है अच्छे से गुण, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो इसमें लिख रहा है कि कौन से ये 4 गुण दिए हुए हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये भी है, आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी है, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये भी सही बात है। तो इसमें कौन सा कह रहा कि गुण स्वास्थ्य के नहीं है? तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित हो जाना ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये हमारा सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होती है, वातावरण से भी नहीं प्रभावित होती है, राष्ट्रीयता से भी नहीं प्रभावित होती, लेकिन प्रशिक्षण और शिक्षण से प्रभावित हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। मतलब अगर आनुवंशिकता से भी हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री, हमारे माँ बाप कमज़ोर थे पढ़ने लिखने में, तो थोड़ा बालक भी कमज़ोर हो सकता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है, अच्छे वातावरण में रहोगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, और प्रशिक्षण शिक्षण का तो पूरा प्रभाव पड़ता है, शिक्षक सिखाएगा तो सीख लोगे, नहीं तो नील शून्य रहोगे। और लेकिन राष्ट्रीयता, कौन से राष्ट्र में रह रहे हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे अधिगम मतलब सीखने में। तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रीयता। 27 नंबर क्वेश्चन है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो कौन सा एक मनोवैज्ञानिक था जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व, मतलब उसके कहने का मतलब था अगर बच्चा सीख रहा है तो पुरस्कार ना दो, महत्व ही नहीं दिया। तो वो हमारे थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ये सब कुत्ते बिल्ली पर प्रयोग किए हैं और सभी ने कुत्ते बिल्ली को लालच दिया है, तो उन्होंने मतलब पुरस्कार दिया। तो ये जो गुथरी थे हमारे नए, इनको ना पढ़ा होगा अभी तक आपने, तो ये थे, इन्होंने कहा कि भाई साहब हम पुरस्कार नहीं देंगे, चाहे बालक सीखे चाहे ना सीखे, पुरस्कार मैं नहीं दूंगा। तो ये हमारे गुथरी जी हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक से
निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता और पुरस्कार। देखो, अनुकरण से भी उसको अधिगम मिलेगा, किसी को भी कोई का काम पीछे करेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। अभिप्रेरणा, हमको कोई अभिप्रेरित करेगा तब भी हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे। हमको रोज़ माँ बाप प्रेरित करते हैं, भाई पढ़ो पढ़ो लिखो, पढ़े लिखोगे तो अच्छे बन जाओगे, तो हम इससे सीखेंगे। पुरस्कार कोई हमको दे देगा तो और तेज़ी से सीखेंगे, भाई इसको करने के बाद हमको ये मिल जाएगा तो इतना सीख लो। लेकिन जो स्कूल का बस्ता होता है भाई, 10 किलो का, 15 किलो, ये हमारे अधिगम को सपोर्ट ही नहीं करता। स्कूल का बस्ता कम होगा उतना ही हमारा पढ़ने का मन हो सकता है, लेकिन जो स्कूल का बस्ता भारी होगा तो हमारा पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा। तो ये अधिगम में किसी भी प्रकार से स्कूल का बस्ता सहायता नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है स्कूल का बस्ता। 39 नंबर है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्वकेंद्रित अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। अब बाल्यावस्था कितने से कितनी एज तक होती है आप बताओ? जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था और किशोरावस्था को ही कहते हैं। तो बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष को हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। स्वकेंद्रित अवस्था को ही बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये 3 से 6 वर्ष तक होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साय से बाहर बालक कब उसके दिमाग में आता है कि माँ बाप के साय से बाहर निकलकर नए दोस्त बनाता है? तो ये कब करता है? 9 से 12 वर्ष की अवस्था में करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था से निकल के, पूर्व बाल्यावस्था से निकल के हम वो जब 9 से 12 साल का हो जाता है तो वो माँ बाप की साय से निकल कर अपने नए दोस्त बनाता है, नए संगति करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया बाल्यावस्था, वो भी उत्तर बाल्यावस्था। 9 से 12 वर्ष की आयु को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था तो 18 वर्ष हो जाती है, उसमें बालक के मन में विद्रोह की भावना आती है। तो ये तो अभी विद्रोह नहीं कर रहा है, ये तो केवल अभी बाहर निकल कर संगति कर रहा है। संगति करने के बाद जब विद्रोह करेगा तो वो किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वातावरण के प्रति बहुत वो हो जाएगा, समाज उसको बुरा लगेगा, तब वो किशोरावस्था में पहुंच जाएगी। लेकिन अभी क्या है, अभी माँ बाप के साय से बाहर निकल कर केवल दोस्त बना रहा है, तो वो उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है। 9 से 12 वर्ष, जब 15 से उधर जाएगा तो वो किशोरावस्था में लग जाएगा, फिर वो हरामी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। प्रयत्नरत रहना संबंधित है मानसिक परिपक्वता। तो ये किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका ऑप्शन है किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई छूने का प्रयत्न रहना संबंधित है, ये किशोरावस्था से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने मतलब अधिगम का जो प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? अभ्यास कार्य से, परिणाम से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो इसका ऑप्शन है हमारा तत्परता से। सीखने का सिद्धांत तत्परता का सिद्धांत पढ़ा होगा ना, तो जो तत्पर होगा भाई वही सीखेगा और कोई नहीं सीखेगा। अभ्यास से तो सीखेगा, वो तो बात की बात हुई, लेकिन जो मूलभूत है, अगर व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर तत्परता ही नहीं रहेगी तो वो कुछ नहीं सीखेगा। तो तत्परता इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अनुकरण, सही बात है। प्रशंसा एवं निंदन, ये भी वो करता है। प्रतियोगिता, ये भी हमारे सीखने के प्रभावित करती है। तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस प्रकार उपयोगी माना गया है? प्रेरणा का मतलब अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को बालक के सीखने में किस प्रकार उपयोगी माना गया है? बालक के वैयक्तिक का आदर, पुरस्कार एवं दंड,
प्रशंसा एवं भर्त्सना। प्रशंसा का मतलब होता है मैं खुश, प्रशंसा कर देना बालक वो हो जाता है। भर्त्सना का मतलब होता है कि पेल देना, मतलब सुना देना। फरी क्लास में लड़कियां बैठी हैं, सुना दिया गया, अब भाई उसका सिस्टम पूरा हिल चुका है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसका है डी, उपरोक्त सभी। ये सब चीज सीखने में उपयोगी माना जाए। बालक की व्यक्तित्व का आदर, मतलब बालक की व्यक्तित्व का आदर कर देगा अगर टीचर, तब भी वो उसके सीखने में प्रेरित कर देगा। पुरस्कार मिल जाएगा तो भी सीखेगा, दंड मिल जाएगा तो भी सीखेगा कि भाई इस बार नहीं जीत पाया, अगली बार जीतूंगा, तो तब भी वो अब प्रेरित होगा। प्रशंसा मिल जाएगी तो भी सीखेगा, और कोई मतलब डांट देगा तो भी सीखेगा, लेकिन उपरोक्त सभी, तभी इसमें का ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी है। 45 नंबर है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? क्वेश्चन हमको हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो जल्दी जल्दी में कोई पढ़ता कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम में प्रेरित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, अंधी क्वेश्चन लगा ले। लेकिन इसमें लिखा है किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, तो ये हमसे पूछा है। तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षा अधिगम विधियों का प्रयोग करना। तो इसमें हम उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, बालक ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो ये युक्ति काम नहीं करेगी उस पर। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अत्यधिक अत्यधिक प्रशंसा कर देंगे तो बालक बिगड़ जाएगा, अपने को ही राजा मानेगा। तो क्यों ऐसा काम करें कि राजा माने, पढ़ाई पर ध्यान दें। 46 क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन है धनात्मक संबंध है। जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो सृजनात्मक बढ़ेगी, सृजनात्मक तो आएगी तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है, तो विलोम नहीं है भाई, जो अगर बुद्धि बढ़ेगी तो उसकी सृजनात्मकता कौशल भी बढ़ेगी, और सृजनात्मक कौशलता बढ़ेगी तो उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी। तो इसका धनात्मक संबंध है। 47 क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? हमको क्लास में अनुशासन बनाए रखना है तो हम सबसे अच्छा क्या उपाय हो सकता है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ये तो सही नहीं है भाई। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये सोचा जा सकता है। छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, भाई जब तुम छात्र के अभिभावक को सूचित करो तो तुम्हारे टीचर रहने का क्या मतलब हो गया? कोई मतलब नहीं। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, अनुशासन जो करे उनको लड्डू पेड़ा दे दो कि भाई लो खाओ चुपचाप बैठो, तो ये भी नहीं। तो शिक्षण को ही रोचक एवं व्यवहारिक बना दो कि भाई अनुशासनहीन बालक भी बैठकर बातें सुने, इतने अच्छे से पढ़ाओ, इतने रोचक तरीके से पढ़ाओ कि जो अनुशासनहीन बालक है वो भी पढ़ने के लिए बैठ जाए, सीखे। तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना एक प्रभावशाली उपाय है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अगला है हमारा क्वेश्चन 48, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था कब से कब मानी गई है? जन्म से 2 वर्ष। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होती है। तो इसमें क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है
कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके मतलब शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण पर हमको प्रशिक्षित करना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन की समस्या किस मतलब समूह के बच्चों को होते हैं? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे। समायोजन के तो ये हमारे हैं कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। 51 है, यदि किसी शिक्षक को लगता है कि उसका विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, मतलब एक बच्चा जो था पहले बहुत सही तरीके से तो ठीक से सीख रहा था लेकिन अब वो सीख नहीं पा रहा, उसमें स्थिरता आ गई है। शिक्षक को उसे सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। क्या करेंगे इसमें? बच्चा लगातार सीख रहा था और अब उसमें स्थिरता आ गई है तो सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। स्थिरता आ गई है मतलब पठार आ गया है उस पर, तो ए नंबर सही हमारा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, हमारा बच्चा है, हमारे क्लास में बच्चा हैं बहुत सारे, उसमें सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है, यदि हम एक बच्चे के टैलेंट को बदलना चाहें तो उसे क्या करेंगे शिक्षक? विद्यार्थियों के साथ कड़ाई में पेश आना होना चाहिए। गलत, बच्चे के साथ कड़ाई में कभी पेश नहीं आ सकते। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उनसे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। गलत, उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। गलत, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। ये कार्य कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को हम पढ़ने के लिए प्रेरित कर दें तो वो शायद तो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर दें तो शायद वो अपनी प्रवृत्ति बदल दे। लेकिन इसका आंसर ये नहीं दिया हुआ है। इसका सही आंसर हमारा उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। इसका सही आंसर हो जाता है कि यदि बालक है तो उसके समूह के सभी 10 बच्चे बदमाश हैं तो उसके अगर प्रवृत्ति बदलनी है तो उनके 10 को हमको सुधार करना चाहिए, तब उसका भी सुधार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का वही संबंध अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे संबंध है? जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से संबंध है। विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे है? प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः, इसमें डैश में भरना है, के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं वो ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते, तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी हो गया। 55 नंबर है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सही है। पढ़ो सही से एक बार। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है और डी नंबर असत्य है। तो ये बात सत्य है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते, तो ये बात सत्य है।
शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर करने में। तो इसका सही ऑप्शन है विद्यार्थियों की सही सहभागिता। विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता अगर होगी तो विद्यार्थी हर चीज़ को सही और भली प्रकार से सीख लेगा। अगर हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता बहुत ज़रूरी है। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमको ऐसा लग रहा है जिसमें वह अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो पहला ऑप्शन है, फादर रॉबर्ट अपने कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरा कह रहा है, अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर आनंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी नंबर है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ओहो। डी नंबर है, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राजेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो आंतरिक जब कहे, आंतरिक प्रेरणा कैसे मिलती है भाई? हर चीज़ खाने से पेट भर जाएगा, चॉकलेट देने से पेट भर जाएगा, कहानी पुस्तक पढ़ेगा तो वो दिमाग उसका स्वस्थ हो जाएगा भाई कि चलो कहानी पढ़ लिया, मन हल्का हो गया। गिरजेश कुमार ने पूरे गांव को दावत दे दी कि लो भैया हमारा बच्चा पास हो गया तो तुम खाना खा लो, तो इसमें से तो गांव का भला हो गया। लेकिन जब हम अपने पुत्र की प्रशंसा कर देंगे, किसी कार्य को करके आया, तो वो उसको आंतरिक प्रेरणा देगा, मतलब कि अगली बार वो और अच्छा कार्य करेगा। तो विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, तो ये अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर। 58 नंबर है, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम, तो इसमें कौन सा है? तो बच्चे का जब सामाजिक विकास का बात आएगा तो उसमें खेल बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये इसका ऑप्शन है खेल। 59 नंबर है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस परीक्षण हेतु किया गया था? भाटिया एक प्रयोग किया गया था, भाटिया बैटरी का प्रयोग, इसका निर्माण किया था सीएम भाटिया ने। सीएम भाटिया ने किया था, एक प्रयोग किया था। कब किया था? 1955 में। 1955 में भाटिया ने एक प्रयोग किया था। तो इसे किसके लिए प्रयोग किया था? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, सृजनात्मक के लिए, अभिव्यक्ता के लिए। तो इन्होंने बुद्धि के लिए एक परीक्षण किया सीएम भाटिया ने, जिसे हम भाटिया प्रयोग कहते हैं, 1955 में। तो इन्होंने बुद्धि के लिए किया, तो ऑप्शन बी सही है। आखिरी क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो इनका कोहल वर्ग का पूरा नाम था लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस कोहल वर्ग। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों की उम्र का, इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों की उम्र का बहुत अध्ययन किया और उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला और एक सिद्धांत दिया जिसे कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत कहते हैं। तो ये बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित था। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों के पर जो विश्लेषण किया और सिद्धांत दिया वो उसके नैतिक विकास पर आधारित था। तो आज ये हमारे 60 क्वेश्चन हो गए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगली वीडियो में फिर 60 क्वेश्चन लेंगे, इस तरह हम करके पूरा CDP 2-4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अंत करते हैं।